morning, students. In this video, we will learn the approach to study the source-based question answers and what is the correct way to understand any source. If you are not understanding what's the content of that source, then I'll be telling you have to follow the simple steps, and then you can crack any source, and you will surely be attaining 8 out of 8 marks in your term 2 examination. So देखो, डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि पहले कोट से स्टार्ट करते हैं. एक मिनट, छोटी सी कोट है आप लोग के लिए. गिव अ बाउल ऑफ राइस टू अ मैन एंड यू विल फीड हिम फॉर अ डे. टीच हिम हाउ टू ग्रो हिज ओन राइस एंड यू विल सेव हिज लाइफ. तो सेम जैसे ही कोट की इसकी एक जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है उसी को मैं अप्लाई करूँगा आप लोगों के लिए कि अगर किसी को एक बाउल राइस का मैं दे रहा हूँ ना, तो एक दिन के लिए उसको फीड कर रहा हूँ, बट पूरी लाइफ के लिए फीड करना है. तो ऐसे ही तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ कि एक दो सोर्सेज या कुछ सोर्सेज जो मैं करा रहा हूँ उसके बेसिस पे तुम सारी सोर्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो ईजिली. ठीक है, तो सबसे पहली सोर्स चैप्टर 15 की जो सोर्स है, जो डिफ़िकल्ट मानी जाती है, जो बच्चे डिफ़िकल्ट लगती है, उसी को हम डिस्कस करते हैं. वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, कि हम बस केवल कॉपी नहीं करने जा रहे हैं. ये व्हाट जवाहरलाल नेहरू सेड इन हिज फेमस स्पीच ऑफ 13 दिसंबर 1946. तो रिमेंबर करें 13 दिसंबर 1946 ये वही डे है जिस दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस दिए थे. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में सारी बातें थी ना, जस्टिस होगा, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो भी हमारे प्रियम्बल की भी बातें हैं ना, वही बहुत सी बातें जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बोली गई है. तो उसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि भाई ये वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी से मतलब क्या है कि यहाँ पे इसमें ना देखो 3 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया गया. ठीक, अमेरिका के बारे में डिस्कस किया गया पहले नंबर पे. दूसरे नंबर पे जो कंट्री है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, उसका क्लियरली मेंशन नहीं है, बट तुम्हें यहाँ पे ना पेरिस वर्ड मिलेगा. पेरिस वर्ड, पेरिस कहाँ से रिलेटेड है? फ्रांस से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये रहा सिटी ऑफ पेरिस. पेरिस ये हमारा फ्रांस से रिलेटेड है. उसके बाद फ्रांस के बाद हमारा जो है रशियन रेवोल्यूशन, तो तीसरी कंट्री है रशिया. तो इसमें ये बताया गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो हमने किसी से ना कॉपी नहीं किया डायरेक्टली, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की. और कैसे अडॉप्ट की? हमारे लोगों के जो एक कह सकते हैं ना टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने उसको अपने यहाँ पे अडॉप्ट किया, मॉडिफाई करके. ठीक है, तो पहले एक बार ये सोर्स पढ़ लेते हैं. मान लीजिए आपने पहली बार सोर्स पढ़नी है. देखो फर्स्ट टाइम जब स्टूडेंट्स आप इसको सोर्स को रीड करोगे ना, तो आपको ये समझ क्यों नहीं आएगी इसमें, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ी सी नॉलेज चाहिए आपको. ठीक है, बैकग्राउंड नॉलेज मैं आपको इसकी प्रोवाइड करा देता हूँ. माई माइंड गोज बैक. देखो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना बैक जा रहे हैं. कहाँ पे बैक जा रहे हैं? कि जैसे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी थी वर्ल्ड की, उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं कि कैसे कैसे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी और उनके सामने क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं. जैसे ग्रेट अमेरिकन नेशन 1776, ये हमारा डे था जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला. भाई अमेरिका को इंडिपेंडेंस किससे मिला, कैसे मिला? जब तक थोड़ा बहुत ये तुम्हें पता होगा ना, तभी तुम्हें ये अच्छे से समझ आ पाएगा. बच्चों क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि भाई जब अमेरिका था, वहाँ पे अमेरिका के जो इंडिजिनस पीपल थे उन्हें ही डिस्प्लेस करके, कोई पोलैंड से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, ये सारे लोग अमेरिका में जाके सेटल हो गए थे. और ये जो लोग सेटल हुए थे, इन पे कंट्रोल किसका था? अभी भी ब्रिटेन वाले जो हैं होल सोल कंट्रोल इन पे करते थे. ठीक है, और ब्रिटेन, ठीक है, इधर से ब्रिटेन और इधर से फ्रांस. ठीक है, ब्रिटेन के साइड में फ्रांस और ये ब्रिटेन, दोनों में आपस में क्या रहती थी? लड़ाई रहती थी, वॉर चलते रहते थे पुराने टाइम पीरियड से. ठीक, अब जब इनके बीच में वॉर चलते रहते थे तो फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने अमेरिका को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए क्या किया? ब्रिटेन से इसको आज़ादी दिलाने के लिए पूरी सारी रिसोर्सेज लगा दी. बहुत ज़्यादा पैसा इसने खर्च कर दिया कि ब्रिटेन को इंडिपेंडेंस मिल जाए. इसने ब्रिटेन को इंडिपेंडेंस दिला दिया. किसने? फ्रांस ने. ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिला दिया अमेरिका को. किसने? फ्रांस ने. ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, और यहाँ पे क्या है? ये अमेरिका. तो अमेरिका में अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. अमेरिका में कंसेप्ट आ जाता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें अमेरिका में आ जाती हैं. अब यहाँ पे कंडीशन फ्रांस का पता है इस टाइम क्या होता है? फ्रांस में जो लोग हैं वो कॉमन जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं ना, भाई खाने के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं. क्योंकि जब यहाँ पे एक किंग था लुइस 16 जब फ्रांस का किंग था ना, जब उन्होंने गद्दी संभाली तो उन्होंने देखा बिल्कुल एम्प्टी ट्रेजरी पड़ी हुई है, पैसा है ही नहीं उनके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉरफेयर में लग गया था.
तो उनके पास जो एकमात्र तरीका रहता था वो था कि टैक्स बढ़ाओ लोगों के ऊपर। और टैक्स जो है वही है, 3 क्लासेस हमने पढ़ी थी भाई, एक क्लर्जी होती है, एक नोबल होती है, और फिर तीसरा आता है हमारे पीसेंट और कॉमन मैन, जितने भी बाकी सारे लोग हैं। तो क्लर्जी टैक्स नहीं देते थे, नोबल टैक्स नहीं देते थे, सारा टैक्स किस पे लगता था? पीसेंट्स पे लगता था। अब पीसेंट्स ने ना भाई, अब कोई टैक्स इतना पहले से ही है और ऊपर से फिर टैक्स बढ़ा दे तो लोग नहीं मानेंगे ना। और दूसरी चीज़ पता है क्या हुई? दूसरी चीज़, फ्रांस में देखो मोनार्की है, फ्रांस ने मोनार्की होने के बावजूद यहाँ से अमेरिका के जो यहाँ का हेड थे उन्हें बुलाया अपने यहाँ पे, और ब्रिटेन के हेड को, और यहाँ पे बातचीत कराई इनकी, ठीक है, और इसको इंडिपेंडेंस दिला दी। और ये लोग देख रहे हैं कि वाह कितनी बढ़िया चीज़ कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे खुद मोनार्की को टायरेनी में कन्वर्ट हो गई थी। मोनार्की टायरेनी में कैसे कन्वर्ट हुई कि भाई अब जो है किंग ना, जब लोगों के अच्छे के लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अपनी मर्जी से टैक्स वगैरह इनसे वसूल रहा है, तो अब लोगों ने देखा बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई, ये तो तुम अमेरिका को तो तुम इंडिपेंडेंस दिला रहे हो और यहाँ पे हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स इम्पोज कर रहे हो, ठीक है ना। अब इनका क्या सोशल सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम क्या था फ्रांस का, क्लर्जी कैसे रूल कर रहे थे, ये सब इतना डीपली नहीं जाएंगे। बस ये देखो लोगों को दिखा कि ये तो भाई बहुत क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ खुद मोनार्की है, दूसरों को आज़ादी दिलाते फिर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे खुद तो खाने के लिए नहीं है और दूसरों के ये जेबें भरते फिर रहे हैं, तो ये वाला कंसेप्ट जो हो जाता है, तो ये वाली चीज़ आ रही थी फ्रांस के लोगों के मन में। इवन एक मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ कि जब रानी से रोटी मांग रहे थे ना, रानी जा रही थी एक बार, ठीक है, रानी जा रही थी तो रानी से दे वर आस्किंग फॉर ब्रेड, ठीक, तो कि भाई हमें कुछ रोटी दे दो, ठीक। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो रानी ने कहा ये सारे लोग परेशान ऐसे क्यों हो रहे हैं। रानी को मतलब इतना ही नहीं पता था कि ये लोग जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी है हमारी सोसाइटी में कि लोगों के पास ब्रेड ही नहीं है। तो लोग भड़क गए कि हमारी कैसी दानी है कि इसको यही नहीं पता हमारा क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ था और यहीं से फिर हमारा लिबर्टी वाला जो कंसेप्ट है ना, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस ने हमें दिया हुआ है, ठीक। और यही थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया तुम्हें। रशिया का अलग चला था भाई, रशिया में तो हमारा सोशलिज्म आया था, ठीक है ना। वो जब प्लोरिटेरिएट क्लास थी, उसने जो अपर क्लास बुर्जुइस क्लास है, ठीक, उसके खिलाफ उन्होंने रिवॉल्यूशन बोल दिया था। क्योंकि रशिया में क्या था कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन वही नीचे वाले लोगों के बहुत ज़्यादा डाउन थे और एक ऊपर वाली सोसाइटी है, इसके खिलाफ ही नीचे के सारे आके इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया। उसके पीछे बहुत बैकग्राउंड में बहुत सारे रीज़न है, वर्ल्ड वार हो गया, ठीक है, हाई प्राइसेस हो गए, एक और इवेंट था ब्लडी संडे, बहुत सारे इवेंट्स है, इतना डीपली हम इसमें भी नहीं जा रहे। बस ये देखो नीचे से लोग उठ के आए, ये पीसेंट और ये नीचे वाली क्लास, और इनका फिर एक लीडर बन गए थे हमारे, ठीक है ना, लेनिन वगैरह, फिर बाद में हमारे स्टेलिन और ये सब लीडर वगैरह है। तो बस ये देखो यहाँ पे तो सोशलिज्म आया था फ्रांस में, जो है फ्रांस से ही निकल के आया पूरी दुनिया में आइडिया किसका, लिबर्टी का, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया जो है फ्रांस से निकल के आया। वहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में ना देखो, चलो ये समझा ही देता हूँ तुम्हें, ये वरना ये जो है ना सिटी ऑफ पेरिस और ये हमारा ओपन टेनिस कोर्ट, ये चीज़ समझ नहीं आएगी। पता क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे 3 क्लास डिवाइडेड थी, ठीक है। 3 क्लास कैसे थी, एक तो हमारा क्लर्जी, ठीक, एक नोबल, और फिर तीसरा हमारा आ गया पीसेंट्स और कॉमन पीपल, तीन हो गए, ठीक। तो बच्चों जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे होता है एस्टेट जनरल। पार्लियामेंट में बैठ के लोग सारे अपने डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पे ये थे तीनों मतलब ये इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ, इनके रिप्रेजेंटेटिव, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव, 300 इसके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, 300 नोबल के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, और पीसेंट और कॉमन मैन के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा थे। कितने थे? 600। बट पता है वोटिंग कैसे होती थी बच्चों? मान लो कि भाई टैक्स के ऊपर वोटिंग आई कि भाई टैक्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो ये 300 का एक वोट होता था, ये कह देंगे हाँ भाई बढ़ाओ टैक्स। इन 300 का एक वोट होता था, ये भी कहते थे कि हाँ जी बढ़ा दीजिए टैक्स। इन 600 का एक वोट था, तो क्या कह रहे थे, ये भी कहते थे, ये कहते थे नहीं बढ़ाओ टैक्स। तो देखो 2 वर्सेस 1, तो हमेशा जीत किसकी हो जाती थी? क्लर्जी और नोबल। क्लर्जी नोबल हमेशा किसका साथ दे देते थे? किंग का साथ दे देते थे। और इसी चीज़ के खिलाफ ये लोग थे। ये लोग क्या कहते थे कि वन एस्टेट, ये एक स्टेट हो गई, ये दूसरी स्टेट हो गई, तीसरी स्टेट, वन स्टेट वन वोट की जगह ना, वन स्टेट वन वोट का कंसेप्ट हटाओ, वन मेंबर वन वोट, वन मेंबर और वन वोट का कंसेप्ट लाओ कि एक मेंबर का एक वोट, ठीक है ना। और मेंबर भी यहाँ पे चुन के आएंगे, जो पूरा का पूरा तरीका उसमें मेंशन होगा। तो इन्होंने क्या किया
ये सारी इनकी डिमांड थी। पता है क्या हुआ, जब ये टैक्स की डिमांड हो रही थी ना, तो भाई इन दोनों ने कह दिया टैक्स बढ़ाओ, इसने मना कर दिया। ठीक है, इनकी डिमांड को मना कर दिया यहाँ पे स्टेट जनरल ने कि आपकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। तो सीधा का सीधा इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने यहाँ से निकले स्टेट जनरल से और सीधा का सीधा एक ओपन टेनिस कोर्ट में जाके चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने ओथ ली कि हम अपना जो फ्रांस का है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, जो कि जो किंग है उसकी पावर को लिमिट करेगा। ठीक, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जब तक नहीं बनता हम इस टेनिस कोर्ट से नहीं निकलेंगे। और बाहर पूरा रिवॉल्यूशन वगैरह पूरा चल रहा है भाई, एक ठीक है बेस्टाइल का फोर्ट वगैरह ये सारा जो था ये सारा तोड़ फोड़ चल रही है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। और फिर जब किंग को दिखा कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा तो किंग ने भी अलाउ किया था, फिर बाद में किंग को भी एग्जीक्यूट कर दिया था। वो बाकी फिर कभी एक वीडियो बनाएंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी यहाँ पे देखो ये तुम्हें कंटेक्स्ट पता चल गया। अब इस सोर्स को मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस सोर्स के अलावा कोई भी ऐसी सोर्स नहीं है जिसमें तुम्हें ज़्यादा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए बच्चों। अब क्या है देखो, पहले पता है क्या करना है, पहले एक सोर्स पढ़नी है तुम्हें। जैसे मान लो ये तुमने सोर्स पढ़ ली, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखो बहुत बड़ी सोर्स है ना, तो एक पार्ट में तो आपके पास यहाँ तक आया हुआ है कि यहाँ तक दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में सोर्स में दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ तक दिया हुआ है। तो दोनों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। मैंने हाईलाइट कर रखा है ताकि जल्दी से कवर हो जाए। देखो ये क्या करता है जवाहरलाल नेहरू, सारी जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं उन्होंने कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, उसे डिस्कस करता है। स्पेशली वो डिस्कस करता है अमेरिकन नेशन का। अमेरिकन नेशन ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टूड टू द टेस्ट आफ्टर सो मैनी ईयर्स। आज भी देख लो 150 साल, अराउंड सेंचुरी एंड हाफ हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया से कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। ठीक है, अब 150 ईयर्स अगो एक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, वो है सिटी ऑफ पेरिस। पेरिस में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, ये बैटल थी फ्रीडम के लिए। ठीक है, अब उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या क्या डिफ़िकल्टी थी, और किंग और जो उसकी दूसरी अथॉरिटी थी, ठीक है, उसके होने के बावजूद भी इन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जब ये वहाँ से जब स्टेट जनरल से निकल गए थे ना, किंग ने इनकी बात नहीं मानी थी, इनके पास कोई इवन रूम भी नहीं था जहाँ पे डिस्कस कर सके कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे बनाएं। तो ये सारे के सारे गए एक ओपन टेनिस कोर्ट में, वहाँ पे इन्होंने जाके ओथ ली। इसे बोला जाता है ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी बातें क्यों याद दिला रहे हैं उस टाइम जवाहरलाल नेहरू, इसलिए याद दिला रहे हैं कि इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें भी उसी स्पिरिट के साथ क्या करना है, अपनी मीटिंग को स्टार्ट करना है और ऐसे ही काम करना है हमें जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज नहीं हो जाता हमारा। उसी जज्बे के साथ, उसी पैशन के साथ, उसी स्पिरिट के साथ हमें वर्क करते रहना है। ठीक है, फिर आगे जो आती है बात, देन कम्स रीसेंट रेवोल्यूशन। रीसेंट मतलब जो अभी हो रखा है, वर्ल्ड वार 1 के बाद ही, मतलब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था और वहाँ पे 1917 में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये रिवोल्यूशन था। ठीक है, अब इसके ये रिवोल्यूशन कहाँ था, रशिया में था। ठीक है, यहाँ पे सोशलिज्म, फर्स्ट टाइम सोशलिज्म आया था यहाँ पे। सोशलिज्म ये सब तुमने बढ़िया से पढ़ रखा होगा क्लास में, पता ही है तुम्हें भी, पॉलिटिक्स में भी यूज़ होता है, यहाँ पे भी हमने डिस्कस भी कर रखा है। ठीक, तो सोशलिज्म यहाँ पे आया था और ये यूएसएसआर बना था। आपको यहाँ से पता चलेगा कि भाई यूएसएसआर बना, फिर उसका लास्ट में जाके डिसइंटीग्रेशन क्यों हो जाता है, ये सब तो पढ़ ही लेते हैं हम। तो बस ये थोड़ा सा यहाँ पे कंटेक्स्ट है। नेक्स्ट है, अब क्या है, हमें इन लोगों के लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस और अवॉइड करना चाहिए फेलियर। सक्सेस से इनके लर्न करेंगे, फेलियर को अवॉइड करेंगे। बट देखो फेलियर तो ऐसा है कि जब कोई बंदा एफर्ट करेगा ना, हमेशा कुछ भी चीज़ उसको लगता है कि दिस इज़ नॉट परफेक्ट, का कुछ ना कुछ फेलियर आ ही जाता है जब ऐसी बात है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है। ठीक है ना, तो इतना हमने अभी डिस्कस किया, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो आप पता क्या करेंगे, अप्रोच बता रहा हूँ, फर्स्ट रीडिंग लगाएंगे इसकी, सोर्स की फर्स्ट रीडिंग लगाई, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहले जितनी 2-4 लाइनें पढ़ी ना उसको दोबारा से पढ़ो। ऐसा नहीं है, देखो पता है क्या बच्चे क्या गलती करेंगे, इसे पूरे को एक साथ पढ़ लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे लास्ट तक पढ़ लिया, ऐसे नहीं समझ आएगा बच्चों। पहले 2-4 लाइन जो यहाँ तक पढ़ी ना, जो फुल स्टॉप आ रहा है जहाँ तक भी पढ़ोगे उसको पहले उसको इतना समझो, फिर आगे आओ, फिर थोड़ा सा समझो, फिर आगे आओ। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके समझ के नहीं आएगा ना समझ, कच्चा पक्का समझ आएगा, ऐसा लगेगा कि लाइक अच्छे से नहीं आ रहा है समझिए। तो फिर क्या करो, जैसे भी आपको समझ आया उसके बाद ना सीधा क्वेश्चन आंसर रीड करो। हाउ वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज्ड एंड एक्सप्लेन इट्स रिजल्ट। कैसे फाइनलाइज हुआ था अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा सा तुम्हें बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना,
सर्टेन प्रॉब्लम्स इन मेकिंग ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के जितनी भी स्टेट्स हैं उनका इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आज देखा हमने 50 स्टेट्स का एक तरीके से यूनियन है हमारा अमेरिका, उनके लिए प्रोविज़न बनाने हैं। ठीक है, कैसे फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ एक जो फेडरल सिस्टम है वहाँ पे उसको स्ट्रेंथ मिल सके। ठीक, ये सारी चीज़ें तो बेसिक, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन आप कैसे बताएंगे, उसका एक जनरली ये देख लो उसकी कैसी बना कैसे हुआ है। जैसे 50 स्टेट बनी हुई है भाई हमारी अमेरिका में, तो हम यही कह देंगे कि भाई उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम क्या थी कि भाई इन सारी स्टेट्स को कैसे अच्छे से रखना है, फेडरल नेचर कैसे मेंटेन करेंगे, क्या क्या डिवीजन ऑफ पावर होगा। ठीक है ना, कैसे जुडिशरी वर्क करेगी, कैसे एग्जीक्यूटिव वर्क करेगी, कैसे लेजिस्लेचर वर्क करेगी, ये सिंपल लिखाओ कि एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क होगा, लेजिस्लेचर का क्या वर्क होगा और जुडिशरी का क्या वर्क होगा, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कैसे करेंगे। बस इतना लिख दोगे बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डज नेहरू डिटर्मिनेशन टू पास द कॉन्स्टिट्यूशन शो। भाई नेहरू जी की जो डिटर्मिनेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को पास करना, इतनी बढ़िया बढ़िया उन्होंने दूसरे देशों की बातें बता रहे, जैसे दूसरे का माँ बाप नहीं एग्जाम्पल देते हमारे कि उसके लड़के को देखो, उसको ये देखो और उसके फिर ऐसे ही तुम भी मेहनत करो, वो देखो कितना सक्सेस मिल गया उसको। तो ये ऐसा उनकी डिटर्मिनेशन से एक्सप्लेन टू सच डिफिकल्टीज, और डिफिकल्टी भी बतानी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने क्या क्या डिफिकल्टी थी ये भी देखो। नेहरू जी बिलीव दैट वर्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज टेकन इन इट्स हैंड विल डेफिनेटली बी कंप्लीटेड। उनकी डिटर्मिनेशन ये थी हमें डेफिनेटली उसको कंप्लीट करना है। थोड़ा सा आगे इसके बाद ये वाली लाइन भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा अपने आप भी। ठीक है, एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क टिल वी हैव फिनिश्ड। ये जरूर लिखना, इसमें आंसर में लिखा भी नहीं है कि जब तक हम फिनिश नहीं हो जाएंगे तब तक हम काम करते रहेंगे। इसी वर्ड से तो इनकी डिटर्मिनेशन का पता चल रहा है ना। ये आंसर थोड़ा सा अच्छा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये आप वो वाली लाइन पे लिखेंगे। उसके बाद टू सॉल्व द लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड टू डिटरमाइन सॉरी, अब क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी भाई। प्रॉब्लम तो इतनी सारी हैं, पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस की। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का डिस्कशन बता दो ठीक है ना, माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में बता दो, लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम आ रही थी, रिजर्वेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ भी लिख दो। इतने सारी सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम पूरे चैप्टर में पढ़ी है। जो 2 प्रॉब्लम याद है यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और तीसरा देखो, अपार्ट फ्रॉम अमेरिकन रिवोल्यूशन विच अदर रिवोल्यूशन हैज़ बीन रेफर टू हेयर इन द पैसेज। देखो फर्स्ट पैसेज यहाँ तक ही दे रखा है इसमें। मैंने तो आपको रशियन रेवोल्यूशन भी आगे बता दिया थोड़ा सा, तो बट यहाँ तक है ये वाली सोर्स भी समझो। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद दूसरा रेवोल्यूशन है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, और तीसरा रेवोल्यूशन अगर ये पूछने लगे तो तीसरा रेवोल्यूशन कौन सा है हमारा बच्चों, ये हमारा रशियन रेवोल्यूशन है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट सोर्स आई कैन से। और कितने वीडियो, 17 मिनट की वीडियो गई, तो दिस इज़ द अप्रोच दैट यू नीड टू फॉलो। अब एक और दूसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी सोर्स को लेके, सोर्स 1 को लेके, आगे का उसमें पार्ट डिस्कस करेंगे। इसको यहीं रोक देते हैं। 2x में करके देख लेना बच्चों, तुम्हारा 18 मिनट की वीडियो 9 मिनट में हो जाएगी। और इसको फॉलो करना है। देखो दोबारा से लास्ट में जाते जाते बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके समझो, थोड़ा थोड़ा करके समझने के बाद ये क्वेश्चन आंसर्स है ना, देखो इसकी जो सोर्स है क्वेश्चन आंसर में सारे तुम्हें प्रोवाइड कर देता हूँ हर सोर्स के साथ। ठीक है, सारी सोर्स विद देयर क्वेश्चन आंसर प्लस विद जो भी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट मैप वर्क है ना, वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। प्रीवियस ईयर में तो सेंड किया, वो तो देख भी लेना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स जो है ना, जो सैम्पल पेपर वगैरह इधर उधर से जो भी मिलते हैं, वो मैं तुम्हें सारे के सारे ग्रुप में सेंड करता हूँ। और इसको देखो, दूसरी ये पूरी कंप्लीट सोर्स करूँगा। बाकी और जितनी भी सोर्सेज है ना, वो बहुत ही इजी सोर्स हैं। जब क्वेश्चन आंसर्स करोगे समझ आ जाएगा। कोई भी सोर्स नहीं समझ आती कि सर दिस इज़ द सोर्स दैट आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू क्रैक, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रही है, प्लीज़ पुट अ मैसेज और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।